Hi everyone, today's topic is the crop management, crop production and management. तो क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, दिस एंड ऑल आई विल जस्ट मेक यू लर्न अबाउट इन दिस टॉपिक। और क्रॉप्स को कल्टीवेट कैसे करते हैं, उसे स्टोर कैसे करते हैं, व्हाट आर द इरिगेशन मेथड, व्हाट इज़ थ्रेसिंग, हाउ डू वी हार्वेस्ट द क्रॉप, वीड्स को कैसे अलग करते हैं, ऑल दिस थिंग वी विल गेट टू नो अबाउट इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो क्रॉप क्या है? क्रॉप इज़ अ कल्टिवेटेड प्लांट है जो सम काइंड ऑफ एक बड़े स्केल में, जब हम किसी फार्म में बहुत सारी चीज़ों को उगाते हैं तो वो कॉमर्शियली जब प्रोडक्शन होता है उसका, तो उस चीज़ को हम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, वो कल्टीवेशन प्लांट्स होते हैं। जैसे हमारा मेज हो गया, ये पैडी हो गई, एप्पल हो गया, कैबेज हो गया, वेजिटेबल फ्रूट्स, जो भी हम बड़ी से लैंड पे जो चीज़ों को ग्रो करते हैं फॉर आवर प्रोफेशनल पर्पस, या जो भी जब लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन होता है किसी प्लांट का, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉप। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है? क्रॉप्स हमारे दो तरह के, एक तो खरीफ फसल होते हैं और दूसरे होते हैं रबी क्रॉप। तो खरीफ वाले क्रॉप को, वैसे क्रॉप को जो कि रेनी सीजन में सो किए जाते हैं, जिनके सीड्स को जो रेनी सीजन में सो किए जाते हैं उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। और रेनी सीजन हमारे इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स होते हैं और ये एग्रीकल्चरल लैंड होता है, तो इसमें मेनली हमारा जो क्रॉप से डिपेंड होता है मानसून वेदर पे, मानसून वाले पानी पे। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ये सारे, बहुत सारे कॉटन, ये सारे हो गए हमारे खरीफ वाले क्रॉप्स। इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं जो कि रेनी सीजन में बोए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में हम इसके सीड्स को डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रबी क्रॉप्स। जैसे वीट, ग्राम, पीस, ये सारे हमारे विंटर के कल्टीवेशन होते हैं, विंटर में हम उसे बोते हैं। इसे लर्न करने का एक तरीका है रबी। रबी का मतलब हो जाएगा, जैसे विंटर, र से क्या होता है, र से रजाई, तो विंटर में हम लोग रजाई ओढ़ते हैं, यानी कि विंटर वाले जो सीजन में जो क्रॉप्स बोए जाएंगे, रबी क्रॉप्स इज़ रिलेटेड टू विंटर सीजन। तो हम ऐसे भी याद करते हैं, विंटर सीजन में रजाई ओढ़ते हैं, तो ओके, रबी फसल को हम लोग विंटर में सो करते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स जो कि उगते हैं विंटर में, उन्हें रबी क्रॉप्स कहेंगे। और दूसरा वाला तो सिंपल ही है, खरीफ क्रॉप। तो खरीफ जो विंटर में ना होके रेनी सीजन में जो ग्रो करता है उसे खरीफ क्रॉप कहेंगे। दैट वाज जस्ट अ ट्रिक, इफ़ यू विल फील कंफर्टेबल देन यू कैन लर्न इट। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए हमारे राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट्स, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं, यानी जो कि रेनी सीजन में बोए जाते हैं। अब रबी क्रॉप्स क्या क्या हो गए? ग्राम, वीट, पोटैटोज़, मस्टर्ड, कोरिएंडर, ओट्स, ये सारे रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वैसे प्रैक्टिस या एक्टिविटी जो फार्मर एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं अपने फसल को उगाने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये 7 स्टेप्स वाला प्रोसेस है, जनरली में 7 प्रोसेस होता है। जब भी किसी चीज़ को हम ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें 7 टाइप ऑफ क्राइटेरिया को करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। सॉइल तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी सीड को हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो वी शुड जस्ट सबसे बेस्ट वाला सॉइल को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सॉइल को बेस्ट कैसे बनाएं? या तो उसमें बहुत सारे ह्यूमस डाल दें, या फिर मैन्योर डाल दें, या फर्टिलाइज़र डाल दें। मतलब उसे बहुत बहुत न्यूट्रिएंट्स से रिच करेंगे, तभी तो वो प्लांट्स भी हेल्दी और रिच होगा। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम प्लोइंग ऑफ सॉइल करते हैं। सॉइल को बड़े बड़े ट्रैक्टर, पहले तो ये हल जो है ऑक्स से हल, ये सब पुराने वाले मेथड है, बट अभी भी हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह में जो गरीब लोग, गरीब किसान हैं, वो अभी तक हल से प्लो करते हैं। जो रिच वाले हैं, हरियाणा का एग्रीकल्चर काफ़ी
टेक्निकल है तो वहाँ हम लोग ट्रैक्टर से प्लो करते हैं। बड़े बड़े लैंड को ट्रैक्टर से प्लो किया जाता है। प्लो का इन द सेंस उसमें बड़ी बड़ी मिट्टी के टुकड़ों को छोटे लूजन कर दिया जाता है ताकि प्लांट जैसे ही बीज डाले तो वो पेनिट्रेट करके सॉइल को आराम से ग्रो कर सके। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, सॉइल को लूजन कर लिया ट्रैक्टर की सहायता से, और जिससे उसमें जब भी सीड्स डालेंगे तो ईज़िली ग्रो हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, और उसमें हम लोग अर्थवॉर्म भी डाल देते, वरना अगर जो एरेशन होता है नीचे का डेड एंड डिकेड पार्ट ऊपर आता है तो इस मिट्टी में क्या होती है, अर्थवॉर्म का फॉर्मेशन होता है, वो ग्रो करता है। और अर्थवॉर्म आर कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो वो उलट पुलट करने वाला काम मिट्टी को करता है और वो वेस्ट भी उसका बहुत ही ह्यूमस का काम करता है। सो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमारा क्या हो गया, ये हमारा है कल्टीवेटर। नाउ इट इज़ प्लोइंग विद द ट्रैक्टर। अब तो ट्रैक्टर से हम करते हैं ना कल्टीवेशन। पहले इस तरह से प्लो शाफ्ट लगा होता था, प्लो शेयर लगे होते हैं जिसमें 2 ऑक्स होते थे और पीछे से फार्मर उस पर स्टैंड अप होकर के जैसे जैसे ऑक्स आगे बढ़ता था पीछे में इस तरह का लगा रहता था, इस तरह का प्लो शेयर, और वो नीचे से मिट्टी को डिग करता था, उसे फर्टाइल बनाता था और धीरे धीरे उन लोग उसमें मिट्टी के बीच में सीड्स को सो करते जाते थे। बट ऑल दिस थिंग्स आर अब मैकेनिकल होने लगा है, अब टेक्निकल ग्रो हो गए हैं हम लोग। अब जो सीड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मशीन्स का। पहले हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे मिट्टी को डिग करके उसे फर्टाइल बनाते थे, बट अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं एग्रीकल्चर के, अब उससे ही करते हैं। सोइंग मतलब क्या होता है, मतलब मिट्टी में सीड्स को राइट प्लेस पे रखने को बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। तो जब भी हम शो करेंगे तो वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को करना चाहिए। अगर हमें इल्ड बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो अच्छे वाले सीड्स का यूज़ करेंगे तो हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। अगर हम ख़राब रॉटन वाले सीड्स को ग्रो करेंगे तो उससे जो हमारे वीक तरह के प्लांट्स होंगे जिनमें ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और हमारा फर्टिलिटी भी कम होगी और प्रोडक्शन पे भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का क्या है, ट्रेडिशनल तरीका क्या है उसका, जो सीड्स जो है ना उसको पानी में डाल दो, जो अच्छे वाले थिक वाले हेल्दी वाले वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो ख़राब डैमेज्ड यानी ईट किया हुआ है इंसेक्ट्स का या जिसमें कुछ बीमारियां हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। तो इसीलिए हम गुड सीड्स को उस तरह से अलग कर लेंगे। दूसरा है फनेल शेप्ड मेथड, वो अब तो सीड ड्रिल से ही यूज होता है, तो फनेल में तो नीचे सेटल डाउन होंगे अच्छे वाले। इस तरह से हमारा सीड्स को ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग था वो हल के द्वारा जो होता था, अब है मैकेनिकल मेथड। अब इस तरह से करते हैं, नीचे से डिग करते जाता है मिट्टी को, कितना मिट्टी हमें उठाना है और उसके बीच में सीड्स को डाल दिया और फिर वापस से ही मिट्टी से कवर कर देता है सीड को। फिर वाटरिंग करेंगे, हर रोज़ वाटर करने से वो सीड ग्रो होगा और सैपलिंग निकलेंगे और बड़ा सा क्रॉप्स बन के रेडी होगा। अब क्या है सीड ड्रिल क्या होता है, वो सोइंग के लिए ट्रैक्टर्स के साथ यूज़ किया जाता है और इसका पर्पस क्या है कि सीड्स को है यूनिफॉर्मली इस दोनों के बीच ना डिस्टेंस बना होता है, तो एक अच्छे डिस्टेंस पे, ताकि एक प्लांट दूसरे पे चढ़े नहीं, तो एक अच्छे डिस्टेंस पे सीड्स को बोया जाता है। इसी का काम है सीड ड्रिल का। तो अब ये तो साइंटिफिकली मेथड से ही होता है तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। अब क्या है, अभी हमने क्या किया, प्लो करा फार्म को यानी सॉइल को तोड़ा, उसके बाद उसमें सीड्स डाले। अब सीड्स डाले तो उसको ग्रो करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट भी तो चाहिए। जैसे ही हमने सीड्स को डाला अब उसमें सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को डालेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या करता है, वो सॉइल्स की फर्टिलिटी को इन्हांस करता है। डेड और डिकेड मैटर से बनता है हमारा मैन्योर, जो कि पूरी तरह से मतलब ट्रेडिशनल टाइप का खाद होता है जो हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकली बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में खाद, जिसको हम अगर डालेंगे तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो वो हमारे क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा
हार्मफुल कर देता है, इवन मिट्टी का भी उर्वरक ग्रोथ को मतलब ख़राब कर देता है। तो इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे जो इंडियन फार्मर्स है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो काऊ डंग से, एनिमल डिकम्पोज, काउ प्लांट्स डिकम्पोज से प्रिपेयर होता है मैन्योर। ये देखो, ये हमारा मैन्योर है और ये फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र बहुत ही केमिकल होता है, इसीलिए हम इसे कम ही यूज़ करते हैं, कम मात्रा में। और फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंसेस क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक होता है, वो ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं होता है, ये जल्दी से बन जाता है फैक्ट्री में। लेकिन मैन्योर को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये धीरे धीरे बनने वाला प्रोसेस है। एंड ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमन वेस्ट, काऊ डंग और फार्म वेस्ट से धीरे धीरे डिकम्पोज करके बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री और ये प्रिपेयर्ड इन फार्म्स। ये ईज़िली बन जाता है, इन्हें हमें फैक्ट्री से पैसे देके खरीदना होता है। फर्टिलाइज़र्स आर एडेड कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में डाले जाते हैं। मैन्योर को लार्ज क्वांटिटी में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स तो लेस होता है, लेकिन ज़्यादा कंटेंट डालेंगे उसमें। फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को थोड़ा भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। और मैन्योर में तो भर के ह्यूमस ही होता है, क्योंकि डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ मैटर, डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, उसी से तो बनता है वो मैन्योर। अब डिसएडवांटेज, अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे हम फर्टिलाइज़र का तो वो सॉइल पॉल्यूशन करेगा, सॉइल को इरोजन करेगा, उसमें पीएच उसका सॉइल का चेंज कर देगा, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम जाती है। अब लीविंग द लैंड फैलो, अब क्या है, कुछ समय तक हम लैंड को खुला ही छोड़ देते हैं। 1 या 2 क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बाद लैंड को थोड़ी दिन के लिए छोड़ देने से वो न्यूट्रिएंट जो उससे ख़त्म हुए हैं सॉइल के, वो रीगेन हो जाते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें सेम क्रॉप बार बार ग्रो नहीं होता है। मतलब crop rotation ensure that the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of soil fertility. By growing crops that require different set of nutrients, we can ensure the soil fertility is restored. रोटेशन का मतलब ही होता है एक के बाद एक, ओके। तो रोटेट करके हम लगाएंगे, जैसे अभी हमने लगाया कुछ नाइट्रोजन वाले पौधे, इट मीन्स दाल वाले पल्सेस लगाए, तो उसके बाद हम पैडी ग्रो करेंगे, उसके बाद वीट ग्रो करेंगे। मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट करके लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। अगर आप एक ही तरह के ग्रो करोगे क्रॉप्स को सेम मिट्टी में, सेम तरह के न्यूट्रिएंट निकलेंगे और निकलते वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा एक तरह का न्यूट्रिएंट, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को लो कर देता है। अब अभी तक हमने क्रॉप को लगा दिया है, अब जब हमने सीड्स डाल दिया तो अब उसकी इरिगेशन भी ज़रूरी है। इरिगेशन होता है मतलब क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वाटर सप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इरिगेशन। पहले ये इस तरह से गोल मतलब इस तरह से पहले राहत चलती थी और वैसे मैनुअली पटाया जाता था। अब जो है इरिगेशन काफ़ी टेक्निकली मेथड से किया जाता है। इरिगेशन टूल्स इस तरह के होते हैं जो जिसके ड्रिपर मेथड मतलब पौधे के रूट्स में पानी को वो पटाते हैं। एक स्प्रिंकल मेथड भी होता है जो पौधे के ऊपर से पानी को पटाते हैं और ज़्यादा नहीं पटाएंगे वरना वो पौधे गल जाएंगे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और ड्रिप सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर का मतलब फुहारा टाइप का वो पानी देता है, देखो क्रॉप्स है ना, क्रॉप्स में फुहारा जैसा पानी देता है जिससे हमेशा पानी में मॉइस्चर मिट्टी में बनी रहे। दूसरा है ड्रिप मेथड, उसमें पाइप के थ्रू ड्रिप मेथड, ड्रिप का मतलब ये होता है धीरे धीरे पानी उसके रूट्स में पहुंचते रहता है और वो क्रॉप्स जो है ग्रो करते रहते हैं। तो 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमारा है, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप मेथड। अब हमने पानी भी पटा दिया। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो जब भी हम पानी पटाते हैं तो
ऐसा थोड़ी है कि बस हमारे ग्रेन्स ही निकलेंगे, उसमें कुछ वीड्स भी उग जाते हैं। अब इतना सुंदर सा मिट्टी होगा हमारा, बिल्कुल वेल एरीगेटेड वेल प्लोड मिट्टी, तो बहुत सारे वीड्स अनवांटेड ग्रासेस जो होते हैं वो उग जाते हैं। तो उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है उन्हें बोलते हैं टिलिंग। नहीं तो अगर उसे नहीं हटाएंगे तो वो मेन क्रॉप्स का पूरा न्यूट्रिएंट्स छीन लेगा और ग्रो करता रहेगा। तो मैनुअली उसको रिमूव करना पड़ता है या फिजिकल मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं उसे। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा वीड्स है तो वीडिसाइड्स डाल देंगे तो वो वीड्स को किल कर देता है और हमारे क्रॉप्स को अनटच्ड रखता है, डैमेज नहीं करता। अब वीड्स भी हटा दिया, प्लांटेशन भी हो गई, इरिगेशन भी हो गई, अब बारी है अच्छे वाले प्लांट्स की, जो क्रॉप्स अच्छे वाले निकलेंगे। अब क्रॉप्स जो अच्छे वाले निकल गए तो उन्हें कटिंग भी तो करना होगा, उन्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो मेथड ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप अच्छे से पककर रेडी हो जाता है तो फार्मर्स उसे हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्टिंग का एक सिकल मेथड है जो कि बहुत ही पुराना है, और एक जो है मैकेनिकल मेथड, उसे हार्वेस्टर ही बोलते हैं। हार्वेस्टर क्या करता है, जो मैच्योर वाले हैं हमारे उसको कट करके, उसमें कटर लगा होता है, बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टर होते हैं, उससे वो ग्रेन्स को कट कट करके अपने स्टोर में स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद उसकी जाके थ्रेशिंग होती है, सीविंग होती है, चुनाई होती है, तब जाके हमें अच्छे वाले ग्रेन्स मिलते हैं। अब थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग शाफ्ट से, मतलब ये जो छिलका होता है ना क्रॉप्स से छिलका को हटाने वाले प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। वो लूजन कर देता है, पीट करके या फिर कोई मशीन से हमें उसे सेपरेट कर लेते हैं ग्रेन्स को, तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग या विनोइंग ऑफ राइस, ऐसा होता था। अब हमने हार्वेस्ट भी कर लिया यानी कट कर लिया क्रॉप्स को, अब होगा उसका स्टोरेज। स्टोरेज कैसे करेंगे, जब हमारी क्रॉप्स जो है अच्छा प्रोडक्शन देता है तो वो तो बहुत बड़े स्केल पे, प्रोफेशनल स्केल पे हमने हार्वेस्ट करा है, तो उसे अच्छी तरह रखना पड़ेगा जहाँ पे सीलन नहीं हो, और बड़े बड़े स्टोर्स बनाए जाते हैं जिसे ग्रैंडरी या साइलो कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हार्वेस्टिंग हो जाता है तो हमारे ग्रेन्स को अच्छी तरह सेपरेट करके यानी थ्रेसिंग करके उसे स्टोर किया जाता है एंटी फंगल जगह पे, जो काफ़ी कूल और ड्राई होता है। बारी बारी से उसे पेस्टिसाइड से छिड़काव करके बिल्कुल जर्म्स फ्री रखा जाता है, क्योंकि स्टोर तो हम लोग बहुत काफ़ी लंबे समय के लिए करेंगे इसे, तो इसीलिए वो ग्रैंडी का यूज़ करते हैं स्टोरिंग के लिए। तो हमने बड़े बड़े ग्रैंडी में अब हार्वेस्ट करके सारे अपने क्रॉप्स को स्टोर कर दिया। ग्रैंडी आर अ प्लेस वेयर फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन आर स्टोर्ड। और एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री वैसा मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग फार्म्स के साथ साथ एनिमल से मिल्क, एग और मीट भी लेते हैं और एनिमल का पालन पोषण करते हैं, उसे बोलेंगे हम animal husbandry. So that is the end of the chapter. So just keep on reading and revise this chapter very nicely. Thanks for watching it, and if you like the video just give a subscribe and like my channel. Thank you so much.